प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार पांडे, प्रवक्ता जीव विज्ञान, महेश प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज रुधौली बस्ती, आप लोगों के लिए आगे का वीडियो ले करके आ रहा हूँ। आज का टॉपिक है बेटा परागण। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। परागण है क्या? सबसे पहले देखिए, ये पुष्प है, पौधा है, पौधे पे पुष्प पाया जाता है। पुष्प के दो भाग होते हैं, एक होता है बेटा नर भाग, एक होता है आपका नर भाग और दूसरा होता है मादा भाग। नर भाग में पुंकेसर पाया जाता है। पुंकेसर में परागकण, पुंकेसर में क्या बनते हैं बेटा? परागकण। दूसरा होता है पुष्प का मादा भाग। मादा भाग का प्रमुख अंग है स्त्री केसर। स्त्री केसर के भीतर पाया जाता है बेटा अंडाशय। क्या पाया जाता है? अंडाशय। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, आपको पहले बताया हमने, वर्तिकाग्र, वर्तिकानली और अंडाशय। अंडाशय के भीतर बनता है बेटा एग या अंडाणु, और परागकण में बनता है क्या? नर युग्मक, मेल गैमेट्स या शुक्राणु कह सकते हैं आप, ये बनता है। अब बेटा परागण है क्या? अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। पॉली POLLINATION, पॉलिनेशन, परागण। परागण है क्या? जब पौधे के पुष्प के पुंकेसर से, पुष्प के पुंकेसर से परागकण निकलकर मादा पुष्प के जायांग के, मादा पुष्प के, मान लीजिए आपका पुंकेसर है और ये आपका वर्तिकाग्र है। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्टिग्मा और इसको बोलते हैं स्टेमन्स। जब पुंकेसर के पराग कोश से, एंथर, इसको हिंदी में कहते हैं हम पराग कोश, पराग कोश से परागकण, पॉलन ग्रेन, या हिंदी में इसे कहते हैं हम परागकण, निकलकर जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। यहाँ से पुंकेसर से परागकण निकलेगा और कहाँ पहुँचेगा? वर्तिकाग्र पर। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? पॉलिनेशन या परागण। यहाँ देखिए पुष्प में, जब पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलकर यहाँ है और कहाँ पहुँचता है? वर्तिकाग्र पर। तो यहाँ परागकोश से परागकण के निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण। क्या कहते हैं बेटा? परागण। अब परागण की क्रिया 2 प्रकार से होती है। परागण की क्रिया 2 प्रकार से होगी। मान लीजिए ये पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है या एकलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प उसमें होंगे जिनमें एक ही पुष्प में नर और मादा भाग दोनों पाए जाएं, और द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा भाग दोनों पाए जाएंगे, जबकि एकलिंगी पुष्प में या तो नर भाग पाया जाएगा अर्थात पुंकेसर पाया जाएगा, या मादा भाग या जायांग पाया जाएगा। तो द्विलिंगी, एकलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में जब एक ही पौधे के ऊपर द्विलिंगी पुष्प हो या एक लिंगी पुष्प हो, एक लिंगी पुष्प में मान लीजिए एक पुष्प आपका ये नर भाग है और ये मादा भाग है, और ये एक ही पुष्प के नर से परागकण निकलकर जब दूसरे मादा पुष्प के परागकण पर उसी पौधे में जाएगा, या द्विलिंगी पुष्प है तो उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। तो ऐसे परागण को हम कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं बेटा? स्वपरागण। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। लेकिन दूसरा विधि है कि जब एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, तो ऐसे परागण को हम कहते हैं पर परागण। तो पॉलिनेशन कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, स्वपरागण और दूसरा पर
परागण। अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और इसको हम हेटेरोपॉलिनेशन, हेटेरोपॉलिनेशन, परपरागण। ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या कंडीशन बताया कि द्विलिंगी पुष्प में जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। या एक ही पौधे पे मान लीजिए ये आपका नर पुष्प है और इसी पौधे पर ही आपका मादा पुष्प है, तो जब नर पुष्प से परागकण निकलकर और इसके वर्तिकाग्र पर आएंगे तो ऐसे परागण को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ये भी हो सकता है कि द्विलिंगी पुष्प हो तो इसी का परागकण निकलकर इसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए द्विलिंगी पुष्प में, तो इसे भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। या एक ही पौधे के नर पुष्प से परागकण निकलकर जब उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है परागकण तो ऐसे भी को क्या कहते हैं, स्वपरागण। लेकिन जब एक पौधे के परागकण निकलकर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, मान लीजिए ये एक पुष्प है, दूसरे एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है। अब मान लीजिए द्विलिंगी पुष्प है, ये भी द्विलिंगी पुष्प है, लेकिन इसका परागकण निकलकर इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और इसका परागकण निकलकर इसके वर्तिकाग्र पर, तो इसे हम क्या कहेंगे, परपरागण। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, परपरागण। लेकिन जब एक ही पौधे के उसी द्विलिंगी पुष्प है तो उसी पुष्प का उसी पौधे में, या मान लीजिए एक द्विलिंगी है ये भी द्विलिंगी है तो इसका उसी पे एक ही पौधे के पुष्पों के बीच में जब परागण की क्रिया होगी तो उसे हम स्वपरागण, और जब दो भिन्न पौधों के पुष्पों के बीच में परागण की क्रिया होगी तो उसे हम परपरागण कहते हैं। ये रहा आपका स्वपरागण और परपरागण। आगे देखते हैं बेटा, स्वपरागण की क्रिया कितने प्रकार से होती है, यहाँ हम नोट्स में देख सकते हैं। परागण क्या है, स्टेमंस पुष्प का नर भाग होता है जिनमें परागकण बनते हैं जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, और पिस्टिल या स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग होता है जिसमें ओवरी या अंडाशय का निर्माण होता है, जिसमें मादा युग्मक या यक का निर्माण होता है। प्रजनन की क्रिया है तो नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना अनिवार्य होता है। नर युग्मक जब तक मादा युग्मक तक नहीं पहुंचेगा तब तक प्रजनन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो पुष्प के परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब परागण को हमने बताया कि दो प्रकार के होते हैं परागण, निम्न दो प्रकार का होता है, परपरागण, स्वपरागण। अब सबसे पहले देखते हैं हम स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। इसमें देखेंगे बेटा हम कि जब पुष्प में परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, स्वपरागण कहते हैं। अब स्वपरागण की दो भिन्न अवस्थाएं हैं। स्वपरागण की दो भिन्न अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था क्या है, पहली अवस्था जिसमें एक द्विलिंगी बाइसेक्सुअल पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी कि पौधे का पुष्प क्या है बेटा, द्विलिंगी है, तो द्विलिंगी है तो उसी पुष्प के परागकोश से निकलकर परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। दूसरी अवस्था क्या हो सकती है, द्वितीय अवस्था जिसमें एक ही पौधे के, नहीं पौधा एक है, पौधा क्या है, एक है, एक ही पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी कि उसी पुष्प में नहीं उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया भी क्या कहलाती है, स्वपरागण की कहलाती है। स्वपरागण की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण, या अंग्रेजी में इसको हम जाइटोगैमी भी कहते हैं। अब स्वपरागण के लिए कंडीशन दशाएं बेटा, तीन दशाएं प्रमुख होती हैं। सबसे पहला है द्विलिंगता, अर्थात पौधा क्या होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। अगर द्विलिंगी पौधा है तो उसमें ज़्यादा संभावना है कि स्वपरागण की क्रिया हो। तो द्विलिंगी पौधों पुष्पों में जिसमें दोनों जननांग एक ही पुष्प में विद्यमान होते हैं ऐसे पुष्पों में स्वपरागण के अवसर अधिक होते हैं। एक लिंगी पुष्पों में स्वपरागण का अवसर कम ही बनता है। दूसरा होता है बेटा
सहपक्वता। सहपक्वता क्या है? इसको हम कहते हैं होमोगैमी। सहपक्वता माने कि जब पुष्प के परागकोश में परागकण और अंडाशय के ऊपर अंडाशय में एग या अंडाणु का निर्माण एक साथ हो, अर्थात नर और मादा पुष्प दोनों एक साथ परिपक्व हों, तो इसे हम क्या कहते हैं? सहपक्वता। द्विलिंगी पुष्पों में, यहाँ आप देख सकते हैं, द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांगों के एक साथ परिपक्व होने को हम क्या कहते हैं? सहपक्वता, अथवा इसी को हम समकाल, समकाल माने एक ही साथ एक ही समय, समकाल पक्वता या होमोगैमी कहते हैं। इसमें पौधों में स्वपरागण की क्रिया सामान्य रूप से अधिकांशतः होती है। कुछ पौधों जैसे गुलाबास, मिराबिलस जलापा तथा आर्जीमोन, पीली कटेली आदि में क्या होती है? पुंकेसरों के पककर उनके पुंतंतु मुड़कर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और परागकोश फटकर अपना पराग उसी पर फैला देते हैं। इस प्रकार से स्वपरागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तीसरा है बेटा, तीसरी कंडीशन, तीसरी दशा है निमीलता, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या है कि बहुत सारे पौधों के पुष्प खिलते ही नहीं हैं, वो बंद अवस्था में रहते हैं। पुष्प क्या होते हैं? खुलते नहीं है, बल्कि वो बंद रहते हैं। ऐसे पौधों में परागकोश या परागकण बाहर जाने की संभावना ही नहीं रहती है, केवल उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच सकते हैं। अर्थात यहाँ देखिए लिखा है, कुछ द्विलिंगी पुष्पों में जो कभी नहीं खिलते, अर्थात वो कभी खुलते नहीं हैं, इनके परागकोश बंद अवस्था में ही फट जाते हैं, जिससे परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया कनकौवा में, गुलमेहदी में, मूंगफली में, इन सभी पौधों में पाई जाती है। अब आगे देखेंगे बेटा, स्वपरागण से लाभ क्या है। स्वपरागण से कई लाभ हैं। सबसे पहला तो है कि स्वपरागण में पुष्पों को बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, अर्थात पुष्पों में स्वपरागण निश्चित व सरल प्रक्रिया, इसमें निश्चित है परागण होगा, जिसके द्वारा इनकी वंशवृद्धि निश्चित होती है। अर्थात स्वपरागित पुष्पों को परागण की क्रिया है तो दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, अर्थात उसी पौधे के परागकण उसी पौधे के या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं आसानी के साथ। दूसरा, स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मधु नहीं उत्पन्न करना पड़ता। क्यों? क्योंकि इन्हें किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इन्हें जीवों को, जंतुओं को या अन्य प्रकार के साधनों का अपनी तरफ आकर्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आवश्यकता नहीं होती तो उससे क्या होता है? इनको रंग, मकरंद, मधु आदि उत्पन्न नहीं करना पड़ता, जिससे किसी अन्य जीव को आकर्षित करना पड़े। तीसरा क्या होता है? स्वपरागण में परागकणों की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना है तो किसी माध्यम का सहारा नहीं लेना, तो कम ही परागकण होगा तो उससे भी काम चल जाएगा, जिससे पुष्प क्या होता है? फल अच्छा बनता है। स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं, अर्थात जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा तो वहाँ पे क्या होगा? शुद्धता फसलों की या नस्लों की बनी रहेगी, अर्थात उनके गुण पैतृक गुणों की भांति बने होते हैं। इससे कुछ हानियाँ भी हैं बेटा। स्वपरागण से हानियाँ क्या हैं? स्वपरागण से बनने वाले बीज जो बनते हैं वो कमज़ोर होते हैं। कारण क्या है? लगातार उनमें आनुवंशिकी का ह्रास होने लगता है। स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा आकार में छोटे हो जाते हैं। अगला क्या है? स्वपरागण से उत्पन्न बीज शीघ्र नहीं पकते, देरी से पकने लगते हैं। इस प्रकार के बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें नई नई जातियों की उत्पत्ति संभव नहीं है, अर्थात परिवर्तन नहीं होता है, जिससे क्या होती है? धीरे धीरे उनका विलुप्त होना या उनके कमज़ोर होकर के नष्ट होने की प्रक्रिया चलती रहती है। आज के वीडियो में बेटा बस इतना ही। हम स्वपरागण बताएंगे, पर परागण की क्रिया अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।